Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं जो आपका NTPC CBT 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, इसको थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ। CBT 2 का एग्जामिनेशन आपका हुआ था लेवल 6 का और आई थिंक लेवल 5 या 4 का। तो उसके हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर्स अभी आपके कल ही की रिलीज़ हुई है और उससे 2 दिन पहले एग्जामिनेशन हुआ था, तो इसमें जीके क्या कुछ कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी डिटेल वगैरह भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका सीधा सीधा नहीं आया तो आसपास की चीज़ों से कई बार क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिलता है, राइट। जैसा कि आपका CGL के एग्जामिनेशन में भी हुआ, कई सारे जो ICAR में क्वेश्चन पूछे गए थे T1 में या NVS में वो रिपीट हुए हैं, उनके आसपास की चीज़ें रिपीट हुई हैं। तो हो सकता है कि आपके आने वाले जो बच्चों के CBT 2 हैं, जो अलग अलग लेवल्स हैं, वहाँ पे आपको 2-4 चीज़ें रिपीट मिल जाएँ या फिर आपका CHSL के एग्ज़ाम में मिल जाए या कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका 9/5/2022 का 10:30 से 12 PM वाली जो आपकी शिफ्ट है उसका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने लग रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एज़ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो आपका OECD है। OECD के ऊपर जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली PCS एग्ज़ाम्स वगैरह में काफ़ी अच्छे से कवर की जाती हैं, लेकिन अब यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो क्या पूछ रही है, 2020 के लिए कौन सी कंट्री का हाईएस्ट पर कैपिटा टोटल स्पेंडिंग है हेल्थ के ऊपर। अब ये जो डेटा है ना, ये एक्चुअली न्यूज़ में भी काफ़ी फ्लैश हुआ था। अगर आप बात करोगे, अभी कोरोना वायरस जब आया तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहा था कि अमेरिका सबसे ज़्यादा हेल्थ पे अपना एक्सपेंडिचर, हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा जो है वो खर्चता है। तो इसका राइट आंसर तो खैर USA हो जाएगा, लेकिन अब 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद रखना। ये जो OECD है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि OECD है क्या, तो ये OECD में वो कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व की जो डेवलप्ड कहलाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि जिनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा हाई इकोनॉमी है इन कंट्रीज़ के पास में, ठीक है। हाई इकोनॉमी हो गई और इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी हाई है। ये दोनों इसके फैक्टर्स होते हैं। OECD में अगर कोई कंट्री है दैट मीन्स उसका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्लस में उसकी हाई इकोनॉमी होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ पिछले सेशंस में। अच्छा, ये सेट नंबर 8 है GK पनेशा कोर्स का। इससे पहले आपने 1 to 7 नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लेना और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाएगी। ओवरऑल देखो यहाँ पे, अब बेसिकली ये क्या है, आपका एक परमानेंट ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशंस का। जो यूनाइटेड नेशन आपको पता है बॉडी है, इसका एक परमानेंट ऑब्जर्वर कहा जाता है। किसको? OECD को परमानेंट ऑब्जर्वर। ये क्वेश्चन भी, जो भी चीज़ें बताता हूँ ना यार, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही सही। तो UN का एक परमानेंट ऑब्जर्वर है, कौन? आपका OECD। और इसे कहा जाता है थिंक टैंक ऑफ UN, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, थिंक टैंक भी बोल सकते हो। अब 2017 का जो इसमें लास्ट डेटा आया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि OECD में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, अगर हम पूरे विश्व में ग्लोबल GDP की बात करें, ग्लोबल GDP की, तो पूरे विश्व की 62.7% GDP जो है वो इन कंट्रीज़ के पास है जो OECD का पार्ट हैं। समझ पा रहे हो? और आज के टाइम पे अगर हम बात करें कितनी कंट्रीज़ मेंबर हैं OECD का, तो 38 कंट्रीज़ इसका मेंबर हैं। और करंट से अब, क्योंकि देखो इन्होंने 2020 क्वेश्चन पूछ ही लिया, तो आपका मई 2021 में जो लास्ट कंट्री 38 नंबर पे ज्वाइन की है OECD को, वो है आपकी कोस्टा रिका, ठीक है। कौन सी है? कोस्टा रिका है। और अगर हम बात करें 37 नंबर की, वो भी क्योंकि आपका अप्रैल 2020 में इसने ज्वाइन किया है, इसका नाम है कोलंबिया, ठीक है। क्या नाम है? कोलंबिया नाम है। तो याद रखिएगा, कोलंबिया एंड कोस्टा रिका 37, 38 अप्रैल 2020 एंड मई 2021 में इन दोनों कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है OECD को, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ गई है क्या? अरे बोलो हाँ। अच्छा, ये जो GDP बता रहा हूँ ये ग्लोबल नॉमिनल GDP है, नॉमिनल GDP है। और अगर मैं आपसे अकेले ग्लोबल GDP की बात करूँ, ग्लोबल GDP की, तो उसका 48% है, ठीक है। ये तो अलग अलग होते हैं, नॉमिनल GDP और ग्लोबल GDP। एंड एक चीज़ और कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये तो पूछा ही जा सकता है आपसे आराम से। तो पेरिस में है, याद रखना इसको भी। और क्या इसके बारे में याद रखोगे भाई? आपका पेरिस में हो गया, ये हो गया 38 मैंने बता दिया। हाँ, इंडिया के बारे में याद रखना कि इंडिया जो है ना वो इसका मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये इसकी पार्टनर कंट्री है, ठीक है। पार्टनर कंट्री,
पार्टनर कंट्री अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्टनर कंट्री ऑफ OECD, ऑप्शन में आपको USA दे देगा और कोस्टा रिका दे देगा, कोलंबिया दे देगा, इंडिया दे देगा, तो याद रखना ये सभी मेंबर है। इंडिया क्या है आपका एक पार्टनर कंट्री है OECD का। ब्राज़ील भी पार्टनर कंट्री है, याद रखना इसको भी। अच्छा, अब ये जो OECD है ये बेसिकली 1948 में बना था, लेकिन इसका जो नाम था 1948 में वो था OEEC, ठीक है। इसको बोला जाता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ थी OEEC। लेकिन फिर क्या हुआ, ये 1961 में इसका नाम फिर मतलब इसके जो बेसिकली जो फंडामेंटल्स थे उनमें थोड़ा चेंज करके इसको ग्लोबल लेवल पे लॉन्च कर दिया गया एज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। याद रखना, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पूछते हैं, कई बार कई चीज़ें पूछते हैं, तो आज के टाइम पे आपके लिए OECD भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप UN के हेडक्वार्टर्स को याद रखते हो या फिर उनके बारे में चीज़ें आपको पता होती हैं, ऐसे ही अब आपको ये OECD के बारे में भी चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना कि 1961 में ही इसको USA एंड कनाडा ने भी ज्वाइन किया था, तो इसका बेसिकली फिर OECD नाम रख दिया गया, क्योंकि अकेला यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं रह गया था, फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करने लग गया, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। और क्या यार याद रखोगे, बोलो। देखो अब OECD के बारे में ठीक है यार, इतना ठीक है। इसके बारे में इससे ज़्यादा तो आई गेस अभी नहीं आपसे पूछा जाएगा, इतना इनफ है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है आपसे, हु अपॉइंट्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब एक्चुअली यार पढ़ाते टाइम ना ये बहुत याद रखना पड़ता है कि आपको कितना देना है कितना नहीं देना है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें देता हूँ। अगर ज़्यादा दे दिया तो फिर वो भी हानिकारक है। हु अपॉइंट्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन यहाँ पे अपॉइंट करता है, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम PM की एडवाइस पे जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। तो याद रखना कि इसमें वो अपने डिस्क्रिशन से अपॉइंट नहीं करते यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। जो COM होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो PM होता है वही डिसाइड करता है, बाद में जो ठप्पा लग के आता है वो प्रेसिडेंट से लग के आता है, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो माइंड में एक बार रहेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करा देता हूँ यार, ये देख के माइंड में कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अभी के अभी मैं आपको सोच रहा हूँ याद भी करा दूँ। देखो थोड़ा सा अगर आप इनको इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद होगा। प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, दो तीन चीज़ें रिलेट करूँगा, माइंड में एक बार बैठा लेना, ठीक है। अगर आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं है तो अभी के अभी कर लेना। यार ये पता नहीं कहाँ रह गया, ये कर्सर कहाँ पे चला गया यार, वेट अ सेकेंड ना। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे वो लल्लू चप्पू वाले आर्टिकल्स नहीं बता रहा हूँ कि राइट टू इक्वलिटी का कौन सा होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं उन पर फोकस करेंगे। फंडामेंटल राइट के पूछे ही जाते हैं, बट सबको याद हो गए होंगे अभी तक तो। देखो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 52 नंबर पे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो मैंने एक आगे चिपकाया और एक पीछे जोड़ दिया तो 153 हो गया। 52 आर्टिकल बात करता है कि हमारे पास क्या होगा, एक पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट होगी, प्रेसिडेंट की एक वैकेंसी होगी, एक पद होगा प्रेसिडेंट का। तो 153 बोलता है कि हमारे पास क्या होगा, पोस्ट ऑफ गवर्नर होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। फिर ऐसे ही अगर मैं 153 आर्टिकल पे आता हूँ तो ये बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, ठीक है, कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं। तो इधर आपका आर्टिकल आ जाता है 154, ये बात करने लग जाता है पावर्स ऑफ गवर्नर की, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे मैं देखता हूँ आर्टिकल 54, तो ये बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल यहाँ पे कौन सा 155 आ जाएगा, ये बात करता है इलेक्शन ऑफ गवर्नर की, ठीक है, इलेक्शन ऑफ गवर्नर, ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं गवर्नर वाले, तो मैंने आपको ये प्रेसिडेंट के साथ ही चिपका दिया, ठीक। आई होप याद रहेगा, अगर नहीं याद रहता है ना तो वहीं आगे उल्टा लटका दूंगा। अब देखो प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट के 2-3 आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका 61 हो गया, 72 हो गया, ठीक है। 61 बात करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की, कि प्रेसिडेंट का यहाँ पे महाभियोग होगा। और 72 आर्टिकल है वो बात करता है पार्डनिंग पावर, जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की जो शक्ति होती है उसके बारे में बात करता है, ठीक। और 74 जो आर्टिकल होता है, ये आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी यानी कि COM होगी, ये क्या करेगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, COM टू एडवाइस प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग PM, ठीक है। और 123 आर्टिकल आपको पता ही होगा। 123 क्या होता है, अभी आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस आया था तो यहाँ पे क्या किया, कई सारे लॉज को ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे निकाल दिया गया। तो जो ऑर्डिनेंस पावर होती है जो आपके प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट की टू मेक लॉज,
टू मेक लॉज, वो भी आपका यहाँ पे कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 123 में बताया गया है। ये इजी है, 123 करके हमने क्या कर दिया, एक लॉ बना दिया ऑर्डिनेंस पास करके। फिर ऐसा ये जो पावर है 123 वाली, ये किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन हम गवर्नर की बात करें तो उसके पास होता है 213। अगेन वही पावर है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे लॉ बना सकता है स्टेट के लिए, लेकिन ये पावर किसकी है, गवर्नर की है। ठीक, आर्टिकल 213 हो गया। देखो एकदम चिपके है ना साथ में, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देन आर्टिकल यहाँ पे कुछ इमरजेंसीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना। एक 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया। जो भी बता रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक, 352 में क्या है आपका, नेशनल इमरजेंसी के बारे में है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 में बताया गया है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। या फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है ना, 360 में है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 इमरजेंसी हैं आपके आर्टिकल में, याद रखिएगा इनको। ठीक है, 352, 56, 60 क्या है आपका, +4 है ना, याद रख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पे तो क्या ही आएंगे, और थोड़े से आर्टिकल बताऊंगा यार। देखो पार्लियामेंट होती है आपके पास, ठीक है, इसके बाद आपके पास राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। ये 3 आर्टिकल याद रखना। 79 में क्या है, पार्लियामेंट है। इसमें 80 में है आपका राज्यसभा। इसके बाद आती है आपकी लोकसभा 81 आर्टिकल में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। पीएम के बारे में बात करूँ, अगर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो 75। 76 में है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एजीआई का बहुत पूछा जा रहा है, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, एंड और क्या याद रखोगे यार, हाँ, जॉइंट सेटिंग बुलाई जाती है, आपको पता होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जॉइंट सेटिंग कौन बुला सकता है, जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस किसके में बताया गया है, तो आपका आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है। ठीक है, और आपका मनी बिल है आर्टिकल 110 में। ठीक है, 110 में कौन सा है, मनी बिल है। फिर बजट आपको पता ही होगा, बजट जो होता है, एक्चुअली में आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बजट का वर्ड कोई यूज़ किया ही नहीं गया है। तो आर्टिकल 112 में है बजट के बारे में, लेकिन उसको क्या बोला गया है बजट के प्लेस पे, ये आपसे मैं कमेंट करके पूछना चाहूँगा। जिसका कमेंट सही होगा उसको हार्ट दे दूँगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। आर्टिकल नंबर 32 एंड 226 याद रखना, ये क्या है, रिट्स के बारे में है ना। और क्या याद रखोगे, 148 में क्या है, कैग है। जो आपका कैग होता है ना आज के टाइम पे, कौन है, जीसी मुर्मू है। तो ये एजीआई है आपका 76, 148 है कैग के बारे में। ये यार जो बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एंड और क्या याद रखोगे यार, हाई कोर्ट आपका होता है 1214 में। ठीक है, ये देखो 124 और 214, 123, 213 है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट के बारे में आपका कौन से आर्टिकल में है, आपका आर्टिकल नंबर 214 में है। और क्या होता है, हाँ अभी आपका सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल नंबर 368, ये होता है आपका अमेंडमेंट जो होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है 368। देन आपका इधर 343 की बात करें, आजकल हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में ये चीज़ चल रही है, काफ़ी डिबेट्स भी हो रही हैं इसके ऊपर। तो ये आप यहाँ पे कहाँ चला गया, ये आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है आपका आर्टिकल नंबर 343 जो कि हिंदी है हमारी। ठीक है, और क्या याद रखोगे यार, हाँ इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन दोनों याद रखना। 324 में है इलेक्शन कमीशन के बारे में, और आर्टिकल नंबर 280 में है फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब फाइनेंस कमीशन के अभी हेड कौन से हैं, अभी आपका 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसके हेड कौन है, एनके सिंह है। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक साथ बता दिए, माइंड में बैठा लोगे तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा एक दो तो आपका बन जाएगा काम। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट से मैंने इतनी चीज़ें कराई दी हैं, और कुछ तो और क्या याद रखोगे यार, ठीक है, इतना ही इनफ है, राइट। स्टेट यूनियन रिलेशन वाले एक्चुअली आर्टिकल सोच रहा था करा दूं, बट वो आजकल पूछे नहीं जा रहे। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहाँ है, तो देखो यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहा है, फॉर विच नोवेल डिड वलेरिया ल्यूजली विन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2021 वाला किसने जीता है, कौन सी बुक के लिए जीता है, कौन सा नोवेल के लिए, तो वलेरिया ल्यूजली ने जीता है, ये याद रखना। और कौन सी बुक के लिए, तो लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव करके बुक है, उसके लिए जीता हुआ है।
अच्छा, कुछ अवार्ड्स है जो कि मैं आपको बता देता हूँ बुक के ऊपर, जो अवार्ड आपके 2021 में दिए गए हैं। एक साथ करा दूँ क्या यार? कर लो यार, चलो इनको नोट डाउन कर लो, कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा, ठीक। देखो तो कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहला आपका ना, जैसे कि इन्होंने ये पूछ लिया इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड पूछ लिया, तो एक आपसे ये पूछ सकते हैं रोमेन रोलैंड रोलैंड बुक प्राइज़, ठीक है। बुक प्राइज़ ये 2021 में दिया गया, 2021 वाला किसे दिया गया? तो नाम तो यार बड़ा ही उल्टा सीधा सा है, ले मरियाज दे प्लाइसीर, ठीक है, मरियाज दे प्लाइसीर। तो इनको ये दिया गया है, थोड़ा सा यार याद रख लेना। और इनका जो बुक थी, कौन सी बुक थी उसके, तो वो बुक का नाम है उल्लासा उल्लासा थेरुमनम करके ये एक बुक थी, उस जिसके लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगले वाले अगर हम प्राइज़ की बात करें तो एक ये किसी पर्टिकुलर नोबेल के लिए नहीं दिया गया, लेकिन ये है आपका साहित्य गौरव सम्मान, ठीक है, साहित्य गौरव सम्मान। तो ये 2021 का दिया गया था रमेश पोखरियाल जी को, ठीक है, रमेश पोखरियाल। अब मुझे बताओ ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, ठीक है, रमेश पोखरियाल जो निशंक के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये चीज़ है। अगले वाले की अगर हम बात करें अवार्ड की, अच्छा मैथ के क्वेश्चन तो अभी नहीं करा रहा हूँ, तो इसके मैंने ऑप्शंस भी नहीं हटाए हैं। अगर आप कहो तो मैथ के क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन थोड़े लल्लू पंजू क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं अच्छा कुछ क्वेश्चन रियली में बहुत बढ़िया भी हैं एनटीपीसी में, तो खैर। अरे यार एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका अवार्ड से याद आया कि पीएम बाल वीर, क्या बोलते हैं यार उस अवार्ड का, मुझे बेसिकली अभी पूरा नेम याद नहीं आ रहा है, वीर बाल करके होता है या बाल पुरस्कार होता है, उसका मुझे शॉर्ट फॉर्म जहाँ तक याद है PMRVP होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार या राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 का कितने बच्चों को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 पेपर्स में यार, कॉन्टीन्यूसली रिपीट हुआ है, तो याद रखना 32 चिल्ड्रन को ये दिया गया है, ठीक। और बताओ भाई और क्या याद रखोगे? और लिटरेचर की बात कर रहे हैं ना अभी अपन लोग, तो लिटरेचर में यार आपका लिटरेचर में आपका एक म्यूज़िक में अवार्ड दिया गया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ये क्वेश्चन भी अगेन पूछा जा चुका है, आपका आशा भोसले को दिया गया म्यूज़िक के लिए, ठीक है, किसको दिया गया है ये? आशा भोसले को। हाँ, आपका अब लिटरेचर में साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, साहित्य अकादमी अवार्ड ये 2020 के दिए गए, ठीक है। तो 2020 में आपका दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को, क्लियर है, किसको दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम। आई गेस ये सबको पता भी होगा, जो वैसे अब ना एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं, जो सभी लोगों को पता होते हैं ना। सुब्रमण्यम कौन सी बुक के लिए मिला है? तो उनकी बुक है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर, क्लियर है, ये उनकी किताब का नाम है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पता है ना कितने 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, तो कितने लोगों को मिला? ये 24 लोगों को मिला होगा। ये कौन सी लैंग्वेज में मिला है अरुंधति जी को? ये इंग्लिश लैंग्वेज में मिला है, ठीक। और जो आपका एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि कर्नाटका के जो पिछले सीएम रहे हैं, कर्नाटका के पिछले फॉर्मर सीएम रहे हैं, इनका नाम क्या है? क्या नाम है? वीरप्पा मोइली जी, ठीक है, वीरप्पा मोइली जी, इनको भी इसमें अवार्ड मिला है। इनकी एक पोयम थी जिसका नाम क्या था? श्री बाहुबली अहिंसा, श्री बाहुबली अहिंसा करके थी, पूरा नाम मुझे अब याद भी नहीं है। तो ऐसा आपको कहीं मिले कि वीरप्पा मोइली को कौन सी बुक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? कन्नड़ लैंग्वेज में, बिकॉज कर्नाटका के ये सीएम रहे हैं फॉर्मर, तो श्री बाहुबली अहिंसा करके कोई बुक है, उनको दिया गया है, ठीक। और देखो ये इतना याद रखना यार अच्छे से, ठीक है। तो एक आपका, हाँ, एक और याद रखना है अवार्ड आपका बेटन ऑफ ऑनर, बेटन ऑफ ऑनर ये दिया गया है किरण बेदी जी को, क्लियर है, किरण बेदी जी को ये दिया गया है। ऑल राइट, व्यास सम्मान हो गया आपका, व्यास सम्मान आपको याद रखना ही है, व्यास सम्मान ये आई गेस सबको पता भी होगा, शरद पगारे जी को दिया गया है, शरद पगारे,
पगारे जी को, ये 2020 वाला है, ठीक है। और ये उनका शरद पगारे जी का नोवेल था पाटलिपुत्र की सामग्री ऐसा समथिंग, पाटलिपुत्र की सामग्री, आई थिंक आई गेस समारागी होगा, सामग्री तो नहीं होगा, समारागी करके है। तो ये शरद पगारे जी को इसका अवार्ड दिया गया है। और ये जो व्यास सम्मान है ये कौन सा फाउंडेशन देता है, तो बिरला फाउंडेशन देता है, ये आपको पता होगा ही। दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये भी आई गेस सबको पता होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, तो रजनीकांत को दिया गया है ना। पिछला वाला अमिताभ बच्चन को मिला था। और 51st है ये, ठीक है। 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, रजनीकांत को। 50th वाला किसे मिला था, ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। और कौन सा याद रखोगे यार अवार्ड, कलिंगा रत्न सम्मान याद रखना एक, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, कलिंगा रत्न सम्मान, कलिंगा रत्न सम्मान ये किसे दिया गया है, ये शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया है। शरण कुमार लिम्बाले जी को ये अवार्ड दिया गया। और ये भी अगेन जो बिरला फाउंडेशन है वो देता है। इनका कौन सा नोवेल था, इनका नोवेल का नाम था सनातन, ठीक है, सनातन। तो ये भी इनको दिया गया। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मैंने कौन सा बता दिया आपको, लिम्बाले जी का, अरे यार ये है सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान। और कलिंग रत्न तो उन्हें मिला है विश्वभूषण हरिचंदन को, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन जी को मिला है रत्न अवार्ड। ये गवर्नर हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा कहाँ के गवर्नर है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके। एंड ये याद रखना सरस्वती सम्मान किसे मिला है, शरण कुमार लिम्बाले को, सनातन करके इन्होंने मराठी में एक बुक लिखी है उसके लिए, ठीक। और क्या याद रखोगे अब, जीडी बिरला फाउंडेशन, जीडी बिरला अवार्ड याद रखना, जीडी बिरला अवार्ड ये किसको मिला है, तो ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को। ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, सुमन चक्रवर्ती को मिला है। क्यों बता रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट बोल के, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है आई गेस। कौन सा एग्ज़ामिनेशन था वो, NVS का ASO वाले एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया था इसे। एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी बच्चों को उल्टा पुल्टा लगा था जब पूछा गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड ये किसे मिला, ठीक है, ये दुती चंद को मिला है। किसे मिला है, दुती चंद को। दुती चंद किससे एसोसिएटेड हैं, ये स्प्रिंटर हैं, ठीक है। क्या है ये, आपकी स्प्रिंटर हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो इस CGL के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई MP का अवार्ड करके इन्होंने पूछ लिया था। तो ये क्वेश्चंस आजकल पूछ रहे हैं कि स्टेट में जैसे ये इंपॉर्टेंट पर्सन है दुती चंद, इनको मिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड मिला है। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, इस तरीके से चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बस ठीक है यार, यहीं पे अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी जो अवार्ड्स होंगे वो मैं धीमे धीमे करवाता जाऊँगा, नहीं तो अवार्ड्स कराने बैठूँगा तो मुझे एक ना एक याद आता रहेगा। देखो खैर, एज़ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग 2020, HDI इंडेक्स रैंकिंग जो 2020 की है, कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ। तो देखो अब इसे, तो ये अब आप देखो थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन ही है कि इन्होंने यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं पूछी, फर्स्ट नंबर पे कौन है वो नहीं पूछा, इन्होंने एक एस्पेक्ट पूछ लिया कि ये जो HDI रैंकिंग्स होती हैं इसमें कौन सी कंट्री का हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ की, है ना। तो इसका अगर राइट आंसर तो हांगकॉन्ग होगा। चाइना, SAR का मतलब समझते हो ना, SAR का क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हांगकॉन्ग क्या है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये भी कहीं कभी कभार आपसे पूछ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख लेना। देन अब देखो यहाँ पे अगर हम HDI रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की कितनी है, 131 है टोटल आउट ऑफ 189, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी है, तो हांगकॉन्ग चाइना की है। नाउ अब इसके बारे में यार 2-3 चीज़ें याद रखो, स्टैटिक पोर्शन भी आप इसे बोल सकते हो, जो भी समझना हो समझो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि HDI रैंकिंग जो है वो कितने उसके बेस उसके कितने हैं, बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि आपका हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, क्या देखते हैं, हेल्थ इंडेक्स, यानी कि आपकी जो एक्सेस है, बेसिकली HDI का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, ये सिर्फ ये नहीं बोलती कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप पुअर हो गए, गरीब हो गए, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है कि अगर आपके पास, सपोज़ करो आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते, आपकी उस कंट्री में हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अच्छी है ही नहीं, हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तब भी आप क्या हो, गरीब हो। अब सपोज़ करो आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास कोई अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, सांस लेने के लिए अच्छी हवा नहीं है, तब भी आप क्या हो, गरीब हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं है, तब भी आप क्या हो, गरीब हो। तो गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन तब भी आप गरीब हो। नॉलेज के टर्म में हो सकते हो, हेल्थ के टर्म में हो सकते हो। तो यही चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस करते हुए HDI निकाला गया, क्योंकि पहले किसी भी कंट्री की जो अमीरी गरीबी होती थी ना, वो बस हम GDP के बेस पे देख लेते थे, है ना, या फिर आपका हम GNI के बेस पे, ग्रॉस नेशनल इनकम देख ली बस तो हो गया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब HDI का कंसेप्ट आया, बेसिकली इंडिया से अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है HDI इंडेक्स को लेके आने में। तो इन्होंने कहा आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पैसे के बेस पे आप नहीं बता सकते हो कि किसी कंट्री, कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। तो ये फैक्टर्स लाए गए, एक तो हेल्थ का, एक एजुकेशन का, और एक आपका वही GNI का, ठीक है। तो जब ये तीन चीज़ें एक साथ मिला के देखी जाती हैं तब जाके आपका HDI इंडेक्स बनता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग अभी 131 चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक्स आपको याद रखने चाहिए, जहाँ आजकल इनसे भी 2-4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बेसिक वाला जो आपका पोर्शन होता है यहाँ से, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ यूज टू क्रिएट एब्सोल्यूट एड्रेस। यानी कि अगर हमें MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस को क्रिएट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, $साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो एम्परसैंड है या फिर जिसे आप एंड बोलते हो, इसका हम यूज़ MS एक्सेल में किस पर्पज़ के लिए करते हैं, तो ये याद रखना। जैसे कि आपको कई सारे जो सेल दिए गए हैं, ठीक है, सपोज़ करो A1 है, B1 है, C1 है, A1 B2 C2, इस तरीके से सेल दिए जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है, कॉन्सेटनेट करना होता है। अगर जो पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएट एब्सोल्यूट एड्रेस, तो अगर हमें क्या करना हो, कॉन्सेटनेट द वैल्यूज़, तो उसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्परसैंड हो जाएगा। जिन लोगों को बिल्कुल ही जानकारी नहीं है तो वो लोग ऐसे याद रख लेना, जिनको जानकारी है तो उनको समझा देता हूँ। सपोज़ करो आपका कोई सेल है, A1 सेल है, ठीक है, एक आपका A1 सेल है और एक आपका B1 सेल है, एक आपका C1 सेल है। अगर मैंने बोल दिया A1 सेल का मतलब है आपका, यहाँ पे इसका मतलब है द मीनिंग ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ NTPC लिख दो, ठीक है। देन B1 सेल का मतलब है कि RRB, ठीक है। और C1 सेल का जो मतलब है वो हो जाएगा आपका वेट, ठीक है। तो अगर मैंने कॉन्सेटनेट कर दिया किस तरीके से कि C1 इक्वल टू A1 एंड B1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि द मीनिंग ऑफ NTPC इज़ क्या निकल के आ जाएगी आपकी, ये जो वेट है, ठीक है। यानी कि आपका बेसिकली 42 B1 में है ना, हाँ, तो आपका ये हो जाएगा द मीनिंग ऑफ NTPC इज़ RRB। क्लियर है। तो क्या निकल के आ गया अपने पास में कि आपका C1 तो खैर हमारा यहाँ पे मैंने क्या बोला, C1 बेसिकली क्या है, A1 एंड B1 है ना। एक तो इस तरीके से ही समझाने में, अगर एक्सेल शीट सामने हो तो बता भी सकते हैं आराम से। C1 क्या है आपका, A1 एंड B1 है। तो मैंने C1 को सीधा इस तरीके से लिखा, ये A1 एंड B1 है। मुझे इतनी कहानी नहीं लिखनी पड़ी कि द मीनिंग ऑफ NTPC इज़ RRB। समझ रहे हो बात को। दैन अगर मैं हैश की बात करूँ, हैश का यूज़ क्यों करते हैं MS एक्सेल में, तो इसका यूज़ करते हैं टू रेफर अ स्पिल रेंज, स्पिल रेंज। अब देखो यार, जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता वो लोग यार अब रट लो, कुछ नहीं कर सकते हो। हैश का मतलब, अगर आपका हैश है तो MS एक्सेल में हैश का मतलब क्या होता है कि आपको स्पिल रेंज जो है वो डिनोट करनी है, राइट। और अगला वाला आपका दे रखा है परसेंटेज, है ना। अगर हम MS एक्सेल की बात करें तो ये कुछ आपका ऐसा कोई इसमें क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट साइंस है नहीं है। सीधा अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो परसेंट का साइन डाल दो, ठीक है। चलो खैर आगे आते हैं, और अब बस आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। और कोई आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आपको हो सकता है ऑडियो वीडियो थोड़ा सा लिंक ना लगे, बिकॉज़ यार बात क्या है ना कि ये अभी मैं आपको ऑडियो अलग डिवाइस में कर रहा हूँ और वीडियो इसमें सिस्टम में चल रही है, क्योंकि सिस्टम अभी आपका ऑडियो को ले नहीं पा रहा है ना। ऑडियो इनपुट ये पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, अब इसको दिखाना पड़ेगा क्या कुछ चीज़ें हैं।
तो उनको अब मैंने अब क्या करूँगा, ऑडियो वीडियो को फिर इन दोनों को मिलाऊंगा और फिर जाके फाइनल आपको वीडियो मिल पाएगी। तो ये चक्कर है, समझ गए हो बात की गहराई को। एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है, चलो बाय।